नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की राजकोषीय नीति और ख़ास तौर पर यहाँ की जो टैक्स व्यवस्था है उस पर एक कह सकते हैं गहरी नज़र डालने वाले हैं, जो भी हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चला है उसके आधार पर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूँ तो काफी जटिल विषय भी है। हाँ वही, मकसद साफ है। टैक्स की जो बुनियादी बातें हैं वो क्या हैं, कितने तरह के होते हैं टैक्स, जीएसटी जैसा इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे हुआ, और हाल फिलहाल में क्या सुधार हुए हैं। एग्जैक्टली स्रोत हमें परिभाषाओं से लेकर सिस्टम की बारीकियों, एमएटी और जीएएआर जैसे जो खास प्रावधान हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या सुधार हुए हैं, सब पर काफी कुछ बताते हैं। हम सब टैक्स देते तो हैं, लेकिन क्या ये सिस्टम वाकई उतना सीधा है जितना लगता है? चलिए आज इसे थोड़ा परत दर परत खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, टैक्स आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार लगाती है, एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य? हाँ, अनिवार्य मतलब देना ही है, और ये देश चलाने, विकास के काम करने, पब्लिक सर्विसेज देने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और टैक्स की दुनिया में दो शब्द बहुत आते हैं, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। क्या मतलब है इनका? कहाँ इम्पैक्ट पड़ा, कहाँ बोझ पड़ा? हाँ, ये समझना जरूरी है। इम्पैक्ट का मतलब है कि कानून की नज़र में टैक्स सबसे पहले किस पर लगाया गया है, मतलब लीगली पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है। ओके। और इंसिडेंस का मतलब है कि उस टैक्स का असली बोझ, मतलब फाइनल बर्डन कौन उठा रहा है। कई बार ये दोनों एक ही होते हैं, कई बार अलग अलग। अच्छा, और यहीं से वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाली बात निकलती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया या कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ। उसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति या कंपनी पर होते हैं। आपकी इनकम पे टैक्स लगा, बोझ भी आप ही पर है। सीधा? तो सीधा। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे अब जीएसटी है, उसमें टैक्स लगता तो है व्यापारी पर, मान लीजिए दुकानदार पर, इम्पैक्ट, लेकिन वो उससे दाम में जोड़कर ग्राहक से वसूल लेता है, तो असली बोझ इंसिडेंस ग्राहक पर आ जाता है। अच्छा, तो ये बोझ अलग अलग लोगों पर फिर अलग अलग तरीके से असर डालता होगा। क्या यहीं पर वो अलग अलग टैक्स सिस्टम की बात आती है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई टैक्स का बोझ कैसे बांटा जाए। तो मोटे तौर पर 3 तरह के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक है प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव? हाँ, जिसमें जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। ये इस सोच पर आधारित है कि जिसकी भुगतान क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे, जैसे भारत का इनकम टैक्स। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है रिग्रेसिव सिस्टम। इसमें उल्टा होता है, आय बढ़ने के साथ टैक्स की जो प्रभावी दर है वो कम होती जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, लगता है, लेकिन कई इनडायरेक्ट टैक्सेस का असर असल में ऐसा ही होता है। सोचिए, एक साबुन है, उस पर मान लीजिए 10 रुपए टैक्स है। अब वो 10 रुपए एक अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं है, पर एक गरीब आदमी की आय का वो बड़ा हिस्सा हो सकता है। सही बात है। तो मतलब ये आय या क्षमता पर ध्यान नहीं देता? सही। और तीसरा है प्रोपोर्शनल सिस्टम। इसमें टैक्स की दर सबके लिए एक जैसी रहती है, आपकी आय चाहे कम हो या ज्यादा। इसको फ्लैट टैक्स भी कह देते हैं कई बार। अच्छा, इनके अलावा टैक्स लगाने के तरीके भी अलग होते हैं, जैसे कभी कीमत पर रखता है, कभी साइज पर। हाँ, टैक्स लगाने का आधार भी अलग अलग हो सकता है। एक होता है एड वैलोरम टैक्स। ये वस्तु के मूल्य मतलब वैल्यू के हिसाब से लगता है, जैसे पहले वैट लगता था। ओके। दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स। ये वस्तु की किसी भौतिक विशेषता पर आधारित होता है, जैसे भारत में पेट्रोल पर प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स लगता है, या कुछ गाड़ियों पर उनकी लंबाई के आधार पर। और हमने सरचार्ज और सेस के बारे में भी सुना है, ये क्या है, ये क्यों लगते हैं? देखिए, सरचार्ज होता है मौजूदा टैक्स के ऊपर लगने वाला एक एक्स्ट्रा टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स? हाँ, एक तरह से। और इसकी खास बात यह है कि इससे जो भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार रखती है, उसे राज्यों के साथ बांटना नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, अक्सर इसका इस्तेमाल टैक्स सिस्टम को थोड़ा और प्रोग्रेसिव बनाने या किसी खास सरकारी खर्चे के लिए होता है। सेस भी टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, लेकिन ये किसी खास मकसद के लिए होता है। जैसे एजुकेशन सेस था, स्वच्छ भारत सेस है, और ये आमतौर पर टेम्पररी होता है, मतलब कुछ समय के लिए। इसका पैसा भी पहले सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, वो जो सरकार का मेन खजाना है। हाँ, वहीं, और फिर उस खास मकसद के लिए निकाल लिया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कुछ खास ड्यूटीज होती हैं,
एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग। बिल्कुल। जब कोई देश अपना सामान बहुत सस्ते में हमारे यहाँ बेचता है, मतलब डंप करता है, तो उसे रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, ताकि हमारे घरेलू उद्योग बच सके। हाँ। और अगर कोई देश अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रहा है, तो उसका असर कम करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। और अगर अचानक से किसी चीज का इंपोर्ट बहुत बढ़ जाए और हमारे घरेलू उद्योग को नुकसान होने लगे, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। भारत में ये सब देखने का काम वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGTR करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। हाँ। ये सब तरीके हैं व्यापार को संतुलित रखने के। चलिए अब कुछ मेन डायरेक्ट टैक्सेस पर आते हैं। इनकम टैक्स तो हम सब जानते ही हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताइए, इसमें हाल ही में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं ना? हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के नेट मुनाफे पर लगता है और सरकार ने हाल ही में इसकी जो बेस रेट थी वो 30% से घटाकर 22% कर दी थी। काफी बड़ी कटौती है ये तो। क्यों किया गया ऐसा? इसका मुख्य उद्देश्य था निवेश को आकर्षित करना। मतलब कंपनियों के पास ज्यादा पैसा बचे ताकि वो और निवेश करें, और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना। उम्मीद यही थी कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नौकरियां बनेंगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ टैक्स घटाने से ये सब हो जाता है? कुछ चिंताएं भी तो थी इसको लेकर। बिल्कुल सही सवाल है। आलोचकों का यही कहना था कि भाई सिर्फ टैक्स रेट कम करना काफी नहीं है, निवेश के लिए और भी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे स्किल्ड लेबर, जमीन आसानी से मिले, पॉलिसी स्टेबल हो। और एक चिंता ये भी थी कि इससे सरकार के रेवेन्यू का नुकसान होगा, और ये भी कि अगर आप एक तरफ टैक्स कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी जैसी चीजें बढ़ा रहे हैं, तो उसका नेट असर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। सही बात है। एक और टैक्स है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये कब लगता है? जब आप कोई कैपिटल एसेट जैसे कि शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो उस मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। अच्छा, टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी से कैसे अलग है? देखिए, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रे एरिया है। टैक्स इवेजन तो सीधी सीधी गैरकानूनी चीज है। मतलब जानबूझकर टैक्स नहीं देना। हाँ, अपनी इनकम छुपाना, गलत जानकारी देना, वो क्राइम है। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप कानून के दायरे में रहकर जो कानून में रास्ते हैं या कमियां हैं, उनका इस्तेमाल करके अपनी टैक्स देनदारी कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब कानूनी तौर पर गलत नहीं है? तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन सरकार इसे अच्छा नहीं मानती, क्योंकि इससे उसे रेवेन्यू का नुकसान तो होता ही है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के केस में? एक बहुत बड़ा उदाहरण है ट्रांसफर प्राइसिंग का। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, MNEs होती हैं, उनकी कई देशों में कंपनियां होती हैं अपनी ही ग्रुप की। हाँ। तो वो आपस में जब सामान या सर्विसेज का लेन देन करती हैं, तो उनकी कीमतें इस तरह से सेट कर सकती हैं कि मुनाफा उस देश में दिखे जहां टैक्स रेट कम है और खर्चा उस देश में दिखे जहां टैक्स रेट ज्यादा है। अच्छा, तो मतलब मुनाफा कम टैक्स वाली जगह शिफ्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ी है बीप्स की समस्या। बीप्स, बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। हाँ, ये इसी चीज को कहते हैं कि MNEs कैसे अलग अलग देशों के टैक्स नियमों के जो अंतर हैं उनका फायदा उठाकर अपना टैक्स बेस, यानी वो मुनाफा जिस पर टैक्स लगना है, उसे कम कर लेती हैं, बेस इरोजन, और मुनाफे को कम या जीरो टैक्स वाले देशों में शिफ्ट कर देती हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो दुनिया भर की सरकारें इससे परेशान होंगी। क्या किया जा रहा है इससे निपटने के लिए? हाँ बिल्कुल, OECD और G20 देश, भारत भी उनमें शामिल हैं, मिलकर इस पर काफी काम कर रहे हैं। उन्होंने एक 15 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया है। ओके। और उसी के तहत ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स GMCT का प्रस्ताव आया है। इसके मोटे तौर पे 2 हिस्से हैं जिन्हें पिलर कहते हैं। पिलर 1 में ये है कि जो बहुत बड़ी MNEs हैं, जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, उन्हें अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा उन देशों में भी टैक्स के रूप में देना होगा जहां वो सामान बेचती हैं, भले ही उनकी वहां कोई फिजिकल ब्रांच ना हो। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और पिलर 2 में यह है कि सभी बड़ी MNEs पर कम से कम 15% की एक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर लागू होगी। अगर कोई देश इससे कम टैक्स लगा रहा है, तो उस कंपनी के अपने देश, होम कंट्री को ये अधिकार होगा कि वो बाकी का टैक्स वसूल ले, ताकि कंपनियां सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कहीं और ना भागें। बिल्कुल। मकसद यही है कि ये जो रेस टू द बॉटम चल रही थी टैक्स रेट्स को लेकर, वो रुके। 140 से ज्यादा देश इस पर सहमत हो चुके हैं। क्या भारत के अपने भी कुछ खास नियम हैं इस तरह के टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए? हमने मैट और JR के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल है।
मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये उन कंपनियों के लिए है जो अपने अकाउंट्स में तो अच्छा खासा मुनाफा दिखाती हैं, जिसे बुक प्रॉफिट कहते हैं। हाँ। लेकिन इनकम टैक्स कानून में जो तमाम तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं, उनका फायदा उठाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को बहुत कम या जीरो कर लेती हैं। तो टैक्स बच जाता है? हाँ, तो मैट ये पक्का करता है कि ऐसी कंपनियां भी अपने बुक प्रॉफिट पर कम से कम एक न्यूनतम दर से टैक्स जरूर दें। फिलहाल ये दर 15% है। ये सरकार के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। और जेआर क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जेआर एक और भी ज्यादा पावरफुल टूल है। ये टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी ऐसे सौदे या अरेंजमेंट को अनदेखा कर दें जिसका मुख्य उद्देश्य या कहिए मकसद ही टैक्स बचाना हो, भले ही वो ऊपर से देखने में कानूनी लगे। मतलब नीयत देखी जाएगी। एग्जैक्टली। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सौदे की शक्ल कैसी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी असलियत क्या है, उसकी मंशा क्या है। अगर कोई लेन देन सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही किया गया है, तो जेआर लगाकर उस पर टैक्स वसूला जा सकता है। ये दोनों मैट और जेआर दिखाते हैं कि सरकारें टैक्स अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी से निपटने के लिए कितनी गंभीर हैं। चलिए अब उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? पुरानी व्यवस्था में ऐसी क्या दिक्कतें थी? पुरानी व्यवस्था तो वाकई बहुत ही उलझी हुई थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पर टैक्स लगना। मान लीजिए कोई सामान फैक्ट्री में बना, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी, फिर वो बिका, उस पर वैट लगा, फिर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में गया तो सीएसटी लगा, एंट्री टैक्स लगा। अरे बाप रे। हाँ, और होता क्या था कि हर स्टेज पर जो टैक्स लगता था वो अगले स्टेज पर सामान की लागत का हिस्सा बन जाता था, और फिर उस बढ़ी हुई लागत पर दोबारा टैक्स लगता था। इससे चीजें महंगी होती थीं और पूरा सिस्टम बहुत अपारदर्शी था। इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक निर्माता ने 100 रुपए का सामान बनाया, उस पर 10% टैक्स 10 रुपए लगा, तो उसने थोक विक्रेता को 110 रुपए में बेचा। ठीक है। अब थोक विक्रेता ने अपना 20 रुपए का मार्जिन जोड़ा तो कीमत हो गई 130। अब इस 130 रुपए पर उसने 10% टैक्स 13 रुपए लगाया और रिटेलर को 143 रुपए में बेचा। यहां देखिए, रिटेलर ने न सिर्फ 20 रुपए के मार्जिन पर टैक्स दिया, बल्कि उस 10 रुपए के टैक्स पर भी टैक्स दिया जो निर्माता ने पहले ही दे दिया था। हाँ, ये तो टैक्स पर टैक्स हो गया। बिल्कुल। जीएसटी में क्या हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का सिस्टम आया। मतलब आपने जो इनपुट पर टैक्स चुकाया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो अब हर स्टेज पर सिर्फ जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसी पर टैक्स लगता है। इससे टैक्स पर टैक्स वाली समस्या खत्म हो गई। और क्या दिक्कतें थीं पुरानी व्यवस्था में? बहुत सारी थीं। इतने सारे अलग अलग टैक्स थे। केंद्र के अलग थे, जैसे एक्साइज, सर्विस टैक्स। राज्यों के अपने अलग थे, जैसे वैट, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, पता नहीं क्या क्या। बाप रे, गिनना भी मुश्किल है। हाँ, इससे कंपनियों के लिए कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना बहुत सिरदर्द था। हर टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, अलग रिटर्न, फिर पूरा देश एक सिंगल मार्केट नहीं था। राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्ट होते थे, जहाँ ट्रकों को घंटों, कभी-कभी दिनों तक रुकना पड़ता था। हाँ, ये तो सुना है। इससे माल ढुलाई में देरी होती थी, लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत बढ़ जाती थी। एक स्टडी में तो ये भी आया था कि ट्रक का लगभग 25% समय तो इन्हीं चेक पोस्ट पर बर्बाद हो जाता था। तो जीएसटी इन सब समस्याओं का एक समाधान बनकर आया। वो नारा था, एक राष्ट्र एक अप्रत्यक्ष कर। हाँ, लक्ष्य यही था, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। 122वां संशोधन विधेयक था वो, ताकि केंद्र और राज्य दोनों को गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल सके। बिल्कुल। और सारे फैसले लेने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, जीएसटी काउंसिल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जीएसटी काउंसिल। इसमें कौन कौन होता है और ये काम कैसे करती है? इसमें अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य होते हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनकी विधानसभा है, के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि।
तो मतलब केंद्र और राज्य दोनों साथ बैठकर फैसले लेते हैं। हाँ, यही इसकी खूबी है। इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। कोरम के लिए 50% सदस्यों का होना जरूरी है और वोटिंग वेटेज की बात करें तो केंद्र का वेटेज है 13 और सभी राज्यों का मिलाकर है 23। अच्छा, राज्यों का वेटेज ज्यादा है। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला लेने के लिए कम से कम 75% यानी 3/4 बहुमत चाहिए होता है। तो ना अकेले केंद्र ना अकेले सारे राज्य मिलकर कोई फैसला थोप सकते हैं, सहमति बनानी पड़ती है। ये तो दिलचस्प है। और ये तय क्या करती है काउंसिल? ये काउंसिल ही तय करती है कि जीएसटी के नियम क्या होंगे, कौन सी चीजों पर कितना टैक्स लगेगा यानी टैक्स की दरें क्या होंगी, किन चीजों को छूट मिलेगी, वगैरह वगैरह। मॉडल कानून भी यही बनाती है। ठीक है। और ये जीएसटी लगता कैसे है? हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सुना है, ये क्या है? भारत ने ड्यूल जीएसटी मॉडल अपनाया है। मतलब एक ही लेन देन पर 2 टैक्स लगते हैं। अगर बिक्री राज्य के अंदर हो रही है, इंट्रास्टेट, तो केंद्र सरकार लगाती है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और राज्य सरकार लगाती है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। अच्छा, आधा आधा। हाँ, आमतौर पर रेट आधा आधा बन जाता है। और अगर बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही है, इंटरस्टेट, तो उस पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये आईजीएसटी कौन लेता है? आईजीएसटी लगाता और वसूलता केंद्र है, लेकिन फिर इसमें से जो राज्य का हिस्सा बनता है वो उस राज्य को दे दिया जाता है जहां सामान या सेवा का उपभोग हुआ है, यानी डेस्टिनेशन स्टेट को। अच्छा, तो ये प्रोडक्शन बेस्ड नहीं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। बिल्कुल, ये पुराने सिस्टम से एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले सीएसटी लगता था इंटरस्टेट बिक्री पर, जो ओरिजिन स्टेट को मिलता था, और उसमें आईटीसी की भी दिक्कतें थीं। आईजीएसटी से ये सब सुलझ गया। जीएसटी की दरें भी कई हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ चीजें बाहर भी हैं। हाँ, शुरुआत में एक ही दर की बात थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो ज़रूरत की चीज़ों पर कम, जैसे 5%, और लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स पर ज़्यादा 28% टैक्स रखा गया। कुछ चीज़ें जैसे मानव उपभोग के लिए शराब, वो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और पेट्रोल, डीजल? हाँ, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये भी अभी बाहर हैं। लेकिन कानून में प्रावधान है कि जीएसटी काउंसिल जब फैसला करेगी तब इन्हें शामिल किया जा सकता है। राज्यों को मुआवजे की भी बात थी शुरू में। हाँ, क्योंकि राज्यों को वीएटी और दूसरे कई टैक्स छोड़ने पड़े थे, तो उन्हें डर था कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए केंद्र ने वादा किया था कि जीएसटी लागू होने के पहले 5 साल तक अगर उनके रेवेन्यू में एक तय ग्रोथ रेट 14% सालाना से कमी आती है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए एक कॉम्पेंसेशन सेस भी लगाया गया था कुछ चीजों पर। तो अगर हम पुरानी और नई व्यवस्था को देखें तो मुख्य अंतर क्या हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि अनेक टैक्स की जगह एक टैक्स आ गया। दूसरा, टैक्स पर टैक्स कैस्केडिंग खत्म हो गया आईटीसी की वजह से। तीसरा, ये प्रोडक्शन की जगह कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बन गया। चौथा, पूरा देश एक साझा बाजार बन गया जिससे लॉजिस्टिक्स आसान हुआ। और पांचवां, पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हाँ, टेक्नोलॉजी की बात आई तो ये जीएसटीएन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई थी जो जीएसटी का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, डेटा एनालिसिस, ये सब इसी के प्लेटफॉर्म पर होता है। हालांकि अब इसके स्वामित्व को बदलने की भी योजना है, सरकार इसमें मेजॉरिटी स्टेक लेगी। अच्छा, एक और चीज थी एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स, ये क्या था? हाँ, जब जीएसटी लागू हुआ तो डर था कि कंपनियां टैक्स कम होने का फायदा ग्राहकों को नहीं देंगी और खुद ज्यादा मुनाफा कमाने लगेंगी। इसे रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग नियम लाए गए थे। एक नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी बनाई गई थी। शुरू में 2 साल के लिए, फिर 2 साल और बढ़ाया गया। इसका काम यही देखना था कि टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे। तो अब जीएसटी को लागू हुए कई साल हो गए हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था? कुछ चिंताएं या चुनौतियां अभी भी हैं? देखिए, कोई भी इतना बड़ा सुधार बिना चुनौतियों के तो आता नहीं है। एक तो कई छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अभी भी कंप्लायंस यानी इतने सारे नियमों का पालन करना, रिटर्न फाइल करना, ये सब थोड़ा बोझिल है। हाँ। दूसरा, कई टैक्स स्लैब होने से सिस्टम अभी भी थोड़ा जटिल है। रेट्स को लेकर भी बहस चलती रहती है। तीसरा, राज्यों के राजस्व का मुद्दा।
खासकर अब जब कॉम्पेंसेशन पीरियड खत्म हो गया है, वो अभी भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ जरूरी चीजें अभी भी बाहर हैं। हाँ, जैसे पेट्रोल, डीजल। उन्हें अंदर लाने से काफी फर्क पड़ सकता है, लेकिन उस पर राजनीतिक सहमति बनाना मुश्किल है। तो हाँ, फायदे हुए हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। टैक्स सिस्टम को समझने के लिए कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे टैक्स बोयेंसी, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स एक्सपेंडिचर। इनका क्या मतलब है, जल्दी से बता सकती हैं? अबले टैक्स कलेक्शन कितना तेजी से बढ़ रहा है। अगर जीडीपी 1% बढ़े और टैक्स कलेक्शन 1.2% बढ़े तो बोयेंसी 1.2 होगी। ये अच्छा माना जाता है। मतलब इकोनॉमी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। और इलास्टिसिटी? टैक्स इलास्टिसिटी ये देखती है कि अगर सरकार टैक्स की दरों में बदलाव करे तो उसके जवाब में टैक्स कलेक्शन कितना बदलता है। मतलब टैक्स रेट बदलने का असर कितना होता है कलेक्शन पर। और टैक्स एक्सपेंडिचर? ये क्या खर्च है? ये असल में खर्च नहीं है, बल्कि वो रेवेन्यू है जो सरकार ने कमाया नहीं, छोड़ दिया। मतलब सरकार जो टैक्स छूट देती है, रियायतें देती है, डिडक्शंस देती है, अगर वो सब न होती तो सरकार को कितना ज़्यादा टैक्स मिलता, उसका अनुमान ही टैक्स एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसे छुपा हुआ बजट भी कहते हैं कई बार। अच्छा, और एक टर्म है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय, जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में इकट्ठा कर पा रही है। ये सरकार की वित्तीय ताकत का एक बड़ा इंडिकेटर है। भारत का कैसा है ये रेशियो? भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशो कई विकसित देशों और कुछ विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। इसके कई कारण हैं। एक तो हमारा बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र है जो टैक्स नेट से काफ़ी हद तक बाहर है। टैक्स चोरी और बचाव की समस्या है और टैक्स एक्सपेंडिचर भी काफ़ी है। तो अगर हम समेटें तो भारतीय टैक्स सिस्टम की मुख्य चुनौतियां क्या-क्या हैं? संक्षेप में कहूँ तो पहला, राजस्व का नुकसान टैक्स चोरी और कानूनी बचाव एवॉइडेंस दोनों की वजह से। दूसरा, बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र जिसे टैक्स के दायरे में लाना एक चुनौती है। तीसरा, कॉर्पोरेट टैक्स में दी जाने वाली तमाम छूटें जो असरदार टैक्स रेट को कम कर देती हैं। चौथा, जीएसटी से जुड़ी जटिलताएं और कंप्लायंस का बोझ, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हाल में क्या बड़े कदम उठाए गए हैं? हमने वो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में सुना था, वो क्या है? हाँ, ये अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद है टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, कुशल, एफिशिएंट और जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाना। और सबसे खास बात, करदाता और टैक्स अधिकारी के बीच जो फिजिकल आमना सामना होता है उसे खत्म करना। मतलब फेसलेस सिस्टम? बिल्कुल, फेसलेस, यानी बिना आमने सामने आए। इसके लिए टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत क्या क्या आता है? मतलब क्या चीजें फेसलेस हो गई हैं? इसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए थे। पहला, फेसलेस असेसमेंट, मतलब आपका टैक्स असेसमेंट देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी अधिकारी कर सकता है, जो कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुना जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका केस कौन देख रहा है। अच्छा। दूसरा, फेसलेस अपील। अगर आप असेसमेंट से खुश नहीं हैं तो आप अपील भी फेसलेस तरीके से ही कर सकते हैं। अपील का फैसला भी एक डायनामिक ज्यूरिसडिक्शन के तहत होगा। और तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर, यानी करदाता अधिकार पत्र। इसमें टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां बताई हैं कि वो करदाताओं के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जैसे निष्पक्षता, गोपनीयता, ईमानदार मानना, अपील का सही तंत्र देना। और साथ ही करदाताओं से भी कुछ उम्मीदें बताई हैं कि वो ईमानदार रहें, समय पर टैक्स दें, पूरी जानकारी दें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वाकई इससे डर और परेशानी कम होगी और ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इरादा तो यही है। लक्ष्य है सिस्टम को साफ सुथरा बनाना, टैक्स टेररिज्म के आरोपों से बचना और जो ईमानदार करदाता हैं उन्हें सम्मान देना और उनका काम आसान करना। हाँ, कोई भी नया सिस्टम जब आता है तो शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं, उसे सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन ये निश्चित रूप से सही दिशा में एक बड़ा कदम है। एक और कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में, लैफर कर्व। इसका टैक्स से क्या लेना देना है? हाँ, लैफर कर्व एक दिलचस्प थ्योरी है। ये ऑथर लैफर ने दी थी। ये कहता है कि टैक्स की दर और सरकार को मिलने वाले कुल टैक्स रेवेन्यू के बीच एक सीधा रिश्ता नहीं होता। मतलब ये कि अगर टैक्स रेट 0 है तो रेवेन्यू भी 0 होगा। आप रेट बढ़ाना शुरू करते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन
एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद अगर आप टैक्स रेट और बढ़ाते हैं तो लोगों का काम करने का या निवेश करने का इंसेंटिव कम हो जाता है, या फिर लोग टैक्स बचाने या चोरी करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। तो रेवेन्यू घटने लगता है। हाँ, कुल रेवेन्यू घटने लगता है। तो ये कर्व एक उल्टे यू जैसा या घंटी जैसा बनता है। ये दिखाता है कि जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैक्स रेट पर ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिले, एक ऑप्टिमम रेट होता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। टैक्स नीति बनाते समय इस पर भी विचार किया जाता है। तो ये थी भारतीय कराधान प्रणाली पर हमारी आज की काफी विस्तृत चर्चा। हमने टैक्स की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरुआत की, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझा, मैट, जीआर जैसे खास नियमों पर बात की, और खास तौर पर जीएसटी की जो जटिलताएं हैं, उसके फायदे, उसकी चुनौतियां, उन पर गौर किया। हाँ, और हमने ये भी देखा कि टैक्स चोरी, बचाव, सिस्टम की जटिलता जैसी चुनौतियां अभी भी हैं, और सरकार कैसे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जैसे सुधारों के जरिए इनसे निपटने की कोशिश कर रही है। निचोड़ यही है कि टैक्स व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। ये जटिल है और ये लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। इसे समझना हमें सरकारी नीतियों और उनके असर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ, जरूर। हमने फेसलेस सिस्टम की बात की। क्या टैक्स सिस्टम को और भी सरल बनाने और ईमानदार लोगों के लिए अनुपालन को और ज्यादा आसान बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का, शायद एआई का या ब्लॉकचेन जैसी चीजों का और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या संभावनाएं हैं वहां? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत दिलचस्प सवाल है, जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।